साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र आपसे अभी चर्चा करूंगा जो परसों सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव के ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उसमें एक बार फिर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह रामदेव पे बरस पड़े। सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ आदमी दूसरे सामने बैठे हुए आदमी के ऊपर कुछ भी कह सकता है जी, पूरा अधिकार है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। आपने कह दिया चीर के रख देंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप उनसे माफ़ी मंगवा रहे हो, ये माफ़ी दो वो माफ़ी दो, आप खुद माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हो। क्या ये किसी सभ्य जज को, सभ्य देश के सभ्य सुप्रीम कोर्ट के जज को शोभा देते हैं ये शब्द, जिहादी शब्द बोलने की? हम आपको चीर के रख देंगे और आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते। परसों फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने जो माफ़ीनामा दिया है वो क्या विज्ञापन के बराबर साइज़ का है? कमाल हो गया जी। और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लगाया, आपने एक हफ्ता वेट क्यों किया? ये दोनों ऑब्जेक्शन टोटली बेमानी है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। आप ये देखिए, क्या किसी कानून के अंदर ये प्रेस्क्राइब्ड है कि जो विज्ञापन जितना बड़ा दिया जाएगा उसके प्रोपोर्शनेटली या उससे बड़ा या उससे आधा या 3/4 साइज़ का माफ़ीनामा दिया जाएगा? ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। आप नया लॉ कहाँ से बना लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। लॉ बनाने के चक्कर में कि ये इतना बड़ा माफ़ीनामा होना चाहिए। और फिर आपने 16 तारीख की प्रोसीडिंग में क्या आपने ये कहा था रामदेव को कि आप कल ही जाके माफ़ीनामा पब्लिश कर दीजिए? नहीं, तो वो आपने जो अगली डेट दी थी 23 तारीख तक, आप उन्होंने कहा हम पब्लिश कर देंगे, आपने कहा 23 तारीख का हम डेट दे रहे हैं, तो उसने 23 से पहले 21 तारीख को कर दिया। क्या दिक्कत हो गई इसके? मतलब ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन लगाओ ना, जो बात ही ऑब्जेक्शनेबल नहीं है आप बिना उसको भी खींचे जा रहे हो। दिस इज एब्सर्ड। आप लोग यार ये तो देखो, जब सामने जो जनता है वो आपको, दे आर वाचिंग योर एक्टिविटीज, योर वर्ड्स, सब लोग सुनते हैं। मिलॉर्ड आप ये मत समझिए लोग आपको समझते नहीं, सब समझते हैं। आपने दूसरी बात और बड़ी गंभीर बोली है। वैसे तो आप पिछली 16 तारीख को भी थोड़े से ढीले पड़े थे, आपने बड़े कोशिश की कि जी आयुर्वेद का महिमा मंडन करने का, क्योंकि लोगों ने आपकी सोशल मीडिया पे अच्छी तरह खिंचाई की थी, तब आप थोड़े ढीले पड़े और कल भी ढीले पड़े हैं। परसों क्या कहा आपने कि किसी के मन में ये विचार नहीं रहना चाहिए कि हमारे निशाने पे कोई व्यक्ति या कोई संस्थान था। मतलब सफाई पेश कर रहे हैं कि हम कोई रामदेव के ऊपर पर्टिकुलरली एक्शन नहीं ले रहे थे या पतंजलि पे एक्शन नहीं ले रहे थे। जबकि हकीकत यह है कि परसों की प्रोसीडिंग से पहले ये इंडिकेट हो रहा था, खुलेआम इंडिकेट हो रहा था, साबित हो रहा था कि निशाने पे केवल रामदेव है, उसकी इज्जत की मटियाँ मेट कर देनी है, किसी तरह से भी करे जी। आपकी बात माननी नहीं है हमने, कोई बात नहीं मानी जाएगी आपकी। और परसों से पहले मैं फॉलो कर रहा हूँ, 4-5 प्रोसीडिंग्स मैं देख चुका हूँ, आईएमए का कोई वकील ही नहीं होता था वहाँ पर। ये परसों वकील बैठा है वहाँ पर। और सबूत इस चीज़ का ये है कि आप केवल रामदेव को टारगेट कर रहे थे कि जो बात आपने परसों चालू की है कि आईएमए को भी नोटिस दिया है और एफएमजीसी कंपनीज़ को भी आपने उसमें पार्टी बनाया है। ये काम अगर आप रामदेव की हेयरिंग्स के साथ साथ चालू करते तब तो हम मानते कि जी आप रामदेव को टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन आज आप केवल उनको इसलिए पार्टी बनाया आपने, आईएमए को और एफएमजीसी कंपनीज़ को, कि आपके ऊपर जो दाग लग रहा था लोगों की तरफ से कि आप पक्षपात कर रहे हैं, उस दाग को आप धो सकें, वो दाग धुल सके। आप ये कोशिश की आपने आईएमए को तो कल तो कह दिया, परसों कैसे कह दिया जी कि जी आप एक उंगली उस किसी के ऊपर उठाते तो 4 उंगली आपके ऊपर उठ रही होती हैं। ये बात तो आपको
मैं फिर कहता हूँ, आप टारगेट आपका रामदेव था, वरना ये बात आप पहले दिन रामदेव की हियरिंग में आप आईएमए को कहते हैं उस वक्त में आपने नहीं की। परसों जब आप उसको पार्टी बना रहे तब कह रहे हो। आप आईएमए की तो गोरख धंधा देखिए साहब, ऐसी ऐसी चीज़ों को आईएमए अप्रूव कर रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। कोई लाइफ बॉय को अप्रूव कर रहे हैं, कोई इसको अप्रूव कर रहा है, उसको अप्रूव कर रहे हैं। क्या मतलब है आईएमए का? दे आर नॉट कंसर्न विद दीज थिंग्स। और फिर आप उनसे ये तो पूछिए, ये सवाल कीजिए, आप बहुत गहन जांच का विषय है कि आईएमए ने अपने उस चीफ के ऊपर क्या एक्शन लिया। उसको तो पूरा टर्म पूरा करके गया, जिसने कहा था कि मैं तो वो तो धर्म परिवर्तन करा रहा था कोरोना टाइम में। तो आप तो उसके ऊपर भी एक्शन करने के लिए पूछिए जरा उनसे क्या एक्शन किया था, और आपने खुद क्या एक्शन किया था। मतलब आपके हिसाब से भी उसका कोरोना काल में धर्म परिवर्तन कराते रहना आईएमए को सहायता से, वो सब ठीक था क्या? अभी कल रामदेव जी ने एक नया माफ़ीनामा प्रकाशित कर दिया। अभी तो अगली डेट है साहब, 28 तारीख, नहीं 23, कौन सी पता नहीं कौन सी डेट दी है, शायद 30 तारीख है, ऐसे ही कुछ है, 30 तारीख है शायद। उसमें देखो मिलॉर्ड क्या कहते हैं, ये माफ़ीनामा भी स्वीकार है कि नहीं है। भाई बड़े मिलॉर्ड, ये माफ़ीनामे को आप ट्रस्टी इशू मत बनाइए। एक व्यक्ति को, एक संत आदमी को जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहा है, आपने उसके ऊपर माफ़ी मंगवा के उसको पूरी तरह से मतलब लज्जित कर दिया है। और उसको ज़्यादा लज्जित मत कीजिए। 4 डेट आपने माफ़ीनामे के ऊपर निकाल दी। आप कल को आपको सोचिए कि कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। आपकी सुनवाई ना हो, ऐसे हैं बहुत से। एक वक्त बदलते देर नहीं लगता। वो भी कहता था मैं दिल्ली का राजा हूँ, मेरे को कोई छेड़ नहीं सकता, बंद पड़ा है जेल में, कोई नहीं पूछने वाला उसको, कोई कोर्ट नहीं पूछा। आप सारी बातें कोर्ट उसकी कोई बात ही नहीं मान रहे हैं अब। तो किसी व्यक्ति को इस तरह से जलील मत कीजिए बस। एनीवे, मैं बस इतना ही बातें रखना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को शुरू से टारगेट करके रखा, अभी भी कर रहे हैं। और अगर उन्होंने एफएमजीसी कंपनीज को और आईएमए को अब पार्टी बनाया है तो इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, आईएमए के फंड की भी जांच होनी चाहिए, और एफएमजीसी कंपनी से इनको क्या पैसा मिलता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जितने उनके दावे हैं एफएमजीसी कंपनीज के, वो सब उनकी जांच होनी चाहिए कि वो भ्रामक दावे तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।